अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रेट्स और दूसरी ड्रग्स जो कि हम एंजाइना में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम पिछले लेक्चर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एंजाइना हमने पढ़ा था होता क्यों है। जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो हार्ट की पूरी नहीं होती, ठीक है, यानी कि उसे चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उसका वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी जो ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही होती है वो कम होती है ब्लड फ्लो के थ्रू, यानी ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, इसकी वजह से इस्कीमिया होता है और पेन होता है जिसे हम एंजाइना कहते हैं। और इसको ट्रीट करने की हमने दो स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। एक तो हम क्या करें, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ा दें, यानी ब्लड फ्लो बढ़ा दें। वो कैसे होगा? वेजोडाइलेशन के थ्रू। और वेजोडाइलेशन कौन कराता है? नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दूसरा हमने कहा था कि हम क्या करें, वर्कलोड हार्ट का जो है वो कम कर दें ताकि उसकी ऑक्सीजन नीड जो है वो कम हो जाए। वो कैसे होता है? हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम कर देते हैं थ्रू वेजोडाइलेशन, और हम कार्डिक आउटपुट जो है उसको कम कर देते हैं। और ये हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं? नाइट्रेट्स के थ्रू वेजोडाइलेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के थ्रू वेजोडाइलेशन एंड कार्डिक आउटपुट दोनों कम हो जाते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। तो ये तीन ड्रग्स जो हैं, यानी कि नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स जो हैं, ये मेन ड्रग्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। और अब इन्हें ही पढ़ेंगे बारी बारी। सबसे पहले नाइट्रेट्स जो है, हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसे हम ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी कहते हैं। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, यूजुअली अवेलेबल होती हैं। एक सबलिंगुअल जो जुबान के नीचे रखे हैं वो फौरन से असर कर जाए, ठीक है। एक होती है ओरल और एक होती है ट्रांसडर्मल। हम कहते हैं जब एक्यूट एंजाइना अटैक आ रहा हो ना किसी को फौरन से, तो हम फौरन से क्या करते हैं? सबलिंगुअल देते हैं। उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो थोड़ा होता है, 10 to 20 मिनट्स, ठीक है, लेकिन अटैक में ये फौरन से जो है ये असर करता है। इसके अलावा हम कहते हैं ओरल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 2 to 4 आवर्स है, ट्रांसडर्मल का 10 आवर्स है। और ये दोनों ड्रग्स जो है वो प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं, ठीक है, एक्यूट अटैक में नहीं देते हम, उससे एंजाइना को प्रिवेंट करने के लिए जो ओरल और ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन देते होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हम कहते हैं जो ओरल नाइट्रोग्लिसरीन होती है ना, क्योंकि उसने लिवर के थ्रू गुजरना होता है तो उसका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी 90% तक जो है वो डिग्रेड हो जाती है फर्स्ट पास इफेक्ट में। अब ओरल नाइट्रोग्लिसरीन हमने दी, हमें पता है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है। इसको हम डीनाइट्रेट करेंगे इन लिवर एंड इन स्मूथ मसल्स, और क्या बन जाएगा? ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट्स जो है वो बन जाएंगे। ट्राइनाइट्रेट से क्या बन गया? डाइनाइट्रेट। अब कहते हैं डाइनाइट्रेट की भी एक्टिविटी ज़्यादा ही होती है, ट्राइनाइट्रेट से बेशक कम होती है, लेकिन होती इसकी भी काफ़ी हद तक है। और फिर स्लोली स्लोली हम कहते हैं क्या हो जाता है? मोनोनाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोनोनाइट्रेट्स जो है वो तकरीबन इनएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका इतना एक्शन नहीं होता है जितना डाइनाइट्रेट्स और ट्राइनाइट्रेट्स का होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं जिन लोगों को हम ओरल देते हैं ना, ओरल नाइट्रोग्लिसरीन, उनका ज़्यादातर एक्शन किसके थ्रू हो रहा होता है? ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट के थ्रू, क्योंकि उसने लिवर में से गुजरना है। लेकिन जो हम सबलिंगुअल और ट्रांसडर्मल देते हैं उसने तो लिवर में से नहीं गुजरना, फर्स्ट पास नहीं होना, तो उसकी ये मेटाबॉलिज्म नहीं होनी, तो उसका जो मेजर एक्शन है वो ट्राइनाइट्रेट ही करा रहा होता है, ठीक है, उसी के थ्रू जो है वो हो रहा होता है उसका एक्शन। फिर हम कहते हैं कि इसकी बाकी कुछ एक तो हमने नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ रही, ठीक है, यानी कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, और बाकी तीन फॉर्म्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो क्या है? एक आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट है, ये सब लिंगुअल भी है और ओरल भी होती है। फिर हमारे पास पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट है, ये भी ओरल होती है। ये दोनों ड्रग्स हमारे पास ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, और ओरल फॉर्म में हमें पता है कि इनका इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जस्ट लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज 4 to 6 आवर्स। इसके अलावा अमाइल नाइट्रेट जो है ये पहले दी जाती थी, इट इज़ अ नाइट्राइट नॉट अ नाइट्रेट, ओके। ये इनहेलेशनल फॉर्म में दी जाती थी, बट अब ये रेयरली जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ओके, अब हमने कहा कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो हैं वो रिलैक्सेशन कराते हैं, ब्लड वेसल्स की वेसोडाइलेशन कराते हैं। कैसे? अच्छा, ये इसके लिए एक जनरल स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या है? कैपिलरिकल ल्यूमेन है, जहाँ से ब्लड ने फ्लो करना है, और ब्लड के अंदर क्या है? ड्रग्स हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो कि हमने दिए हैं, ठीक है। ल्यूमेन के लाइन कौन कर रहा होता है? हर तरफ से एंडोथीलियल सेल्स की जो एक लाइनिंग होती है, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स और के बाहर जो है क्या होता है? हम कहते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा रहे होते हैं, जिनकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजोडाइलेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ल्यूमेन, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली एंडोथीलियल सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, यानी इनोज। वो क्या करता है? अर्जिनिन से बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? डाइफ्यूज कर जाता है वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में, और जाकर वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है नॉर्मल, और वो नॉर्मल फंक्शन क्या करवाएगा? रिलैक्सेशन कराएगा, यानी वेजोडाइलेशन कराएगा। अब ड्रग्स वही काम कैसे परफॉर्म करते हैं कि हमने दिए, ब्लड में आए, ब्लड से वो डाइफ्यूज हो गए वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल के अंदर, वहाँ पे जाके उन ड्रग्स से एक माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम होता है इन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर, दैट इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ठीक है। ये क्या करता है? ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट से सिंथेसाइज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? वो ग्वानाइलाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। ग्वानाइलाइल साइक्लेज एक एंजाइम है जो कि जीडीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है ना, राइट, ठीक है। देखिए ग्वानाइलाइल को क्या कर रहा है? साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लेज। तो सीजीएमपी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, सीजीएमपी ने क्या करना है? मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करना है। मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज क्या है? फॉस्फेटेज किसे कहते हैं? जो फॉस्फेट को रिमूव करें, ठीक है, फॉस्फेटेज, रिमूविंग द फॉस्फेट। और काइनेज किसे कहते हैं? जो कि फॉस्फेट को ऐड करता है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हमने यहाँ पे जाना है तो वो काइनेज एंजाइम होगा एमएलसी के, और अगर हमने मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट का फॉस्फेट हटाना है तो दैट विल बी एमएलसीपी। अब ये हो गया, जितने भी मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट हुए लगे हुए थे उन फॉस्फेट्स को हमने रिमूव कर दिया, यानी डी फॉस्फेट कर दिया।
और हमें पता है जब हम डीफॉस्फेट करते हैं तो क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है, वो मायोसिन लाइट चेन जो है वो एक्टिन से हट जाता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो हुई थी वो रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि वेजोडाइलेशन जो है वो हो गई। ओके, अब हमने कहा कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो हैं वो रिलैक्सेशन कराते हैं, ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन कराते हैं। कैसे? अच्छा, ये इसके लिए एक जनरल स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या है, कैपिलरी का ल्यूमेन है जहाँ से ब्लड ने फ्लो करना है, और ब्लड के अंदर क्या है, ड्रग्स है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो कि हमने दिए हैं, ठीक है। ल्यूमेन के लाइन कौन कर रहा होता है, हर तरफ से एंडोथीलियल सेल्स की जो एक लाइनिंग होती है, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स और के बाहर जो है क्या होता है, हम कहते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा रहे होते हैं, जिनकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजोडाइलेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ल्यूमेन, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली एंडोथीलियल सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज यानी इनोज। वो क्या करता है, अर्जिनिन से बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, डाइफ्यूज कर जाता है वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में और जाकर वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है नॉर्मल, और वो नॉर्मल फंक्शन क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा यानी वेजोडाइलेशन कराएगा। अब ड्रग्स वही काम कैसे परफॉर्म करते हैं कि हमने दिए, ब्लड में आए, ब्लड से वो डाइफ्यूज हो गए वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल के अंदर, वहाँ पे जाके उन ड्रग्स से एक माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम होता है इन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर, दैट इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ठीक है। ये क्या करता है, ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स सिंथेसाइज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, वो गुआनाइलाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। गुआनाइलाइल साइक्लेज एक एंजाइम है जो कि जीडीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है ना, राइट, ठीक है। देखिए गुआनाइलाइल को क्या कर रहा है, साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लेज। तो सीजीएमपी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, सीजीएमपी ने क्या करना है, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करना है। मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज क्या है, फॉस्फेटेज किसे कहते हैं, जो फॉस्फेट को रिमूव करें, ठीक है, फॉस्फेटेज रिमूविंग द फॉस्फेट। और काइनेज किसे कहते हैं, जो कि फॉस्फेट को ऐड करता है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हमने यहाँ पे जाना है तो वो काइनेज एंजाइम होगा एमएलसी के, और अगर हमने मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट का फॉस्फेट हटाना है तो दैट विल बी एमएलसीपी। अब ये हो गया, जितने भी मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट हुए लगे हुए थे उन फॉस्फेट्स को हमने रिमूव कर दिया, ये डीफॉस्फेट कर दिया। और हमें पता है जब हम डीफॉस्फेट करते हैं तो क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है, वो मायोसिन लाइट चेन जो है वो एक्टिन से हट जाता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो हुई थी वो रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि वेजोडाइलेशन जो है वो हो गई। आफ्टर सीइंग द मैकेनिज्म के इट कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, हम इसके नाइट्रेट्स के अफेक्ट देते हैं, किस तरह के ये एंजाइना को ये किस तरह ट्रीट करता है, ठीक है। इसके तीन मेजर होते हैं मैकेनिज्म। जो फर्स्ट वाला दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हमें पता है कि अच्छा, नाइट्रेट्स का इफेक्ट ब्लड वेसल्स पे होता है, बट वेन्स के ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ओके। तो वीनोडाइलेशन कराएगा सबसे पहले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीनोडाइलेशन से क्या होगा, प्री लोड जो है वो कम होगा। अच्छा, ये जो सारा मैकेनिज्म है ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेक्चर्स का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, सो इफ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन, इट विल मेक इट अ लॉट इजी टू अंडरस्टैंड। वीनोडाइलेशन से क्या हुआ, प्री लोड कम हुआ, प्री लोड कम हुआ तो हार्ट जब ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो कम लगेगी, ठीक है, फोर्स कम लगेगी, तो उसकी फाइबर टेंशन जो है वो कम होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसका वर्कलोड जो है, यानी कि फाइबर टेंशन का क्या मतलब होता है, वर्कलोड, ओके, तो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, दैट इज़ वर्कलोड उसका कम हो गया। हमें पता है जब भी वर्कलोड कम होगा तो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। और अच्छा, एक ये बातें भी तो हमने पढ़ी थी कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना है उसका मेजर इसी तरह ट्रीट किया जाता है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाए, और जो वेजोस्पास्टिक एंजाइना है उसकी ये होता है कि जो वेजोस्पास्टिक ब्लड वेसल्स हैं उनको फिर से डायलेट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये दो हमने पढ़ा था कि इस तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाए हार्ट की, और वेजोस्पास्टिक एंजाइना में ब्लड फ्लो टू द हार्ट जो है वो ज़्यादा कर दिया जाए। और नाइट्रेट्स जो है वो दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों एंजाइना में जो है यूज़ किए जाते हैं नाइट्रेट्स। अच्छा, आर्टीरियल स्मूथ मसल की ये रिलैक्सेशन करा रहे हैं, और आर्टीरियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन से क्या हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई, ब्लड प्रेशर कम हुआ, यानी कि आगे से जो हार्ट को पंप करने में जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी वो कम हो गई, यानी कि आफ्टर लोड जो है वो कम हो गया, और उसकी वजह से भी क्या हुआ, वर्कलोड जो है वो कम हो गया, और वर्कलोड कम होगा तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में ये फायदेमंद होता है। फिर हम कहते हैं आर्टरीज की रिलैक्सेशन की वजह से जो कोरोनरी वेसल्स ऑक्लूडेड है ना, यानी जिनका वेजोस्पाज्म हुआ है वो दोबारा से क्या कर जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा टू द हार्ट। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, मायोकार्डियल फाइबर टेंशन कम हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो रही है, और डबल प्रोडक्ट कम हो रहा है। डबल प्रोडक्ट मीन्स द मेजर ऑफ द वर्कलोड ऑफ हार्ट, ओके। सेकेंड मैकेनिज्म विच इज लेस इंपॉर्टेंट बट वी विल सी के ब्लड फ्लो, एक तो हमारे पास ऑक्लूडेड वेजल्स के थ्रू ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। जो ऑक्लूडेड वेजल्स के अलावा बाकी वेजल्स हैं कोलैटरल वेजल्स, ठीक है, यानी कि एक तो होती है मेन वेसल्स, वो ऑक्लूड हो गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो साइड से चले जाते हैं, यानी कि उन्हें हम कोलैटरल वेसल्स कहते हैं, ठीक है। उनकी जब डायलेशन हो जाएगी तो वहाँ से भी ब्लड फ्लो जो है वो जा सकता है हार्ट के उस एरियाज पे जो कि इस्कीमिक हो रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन कम जा रही है, जिनको ब्लड फ्लो कम जा रही है। थर्ड हम कहते हैं कि IV नाइट्रोग्लिसरीन जो हम देते हैं, ओरल नहीं बल्कि जो IV देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, वो हमारे पास प्लेटेड एग्रीगेशन को भी कम कराती है, यानी ब्लड क्लॉट्स को भी डिजोल्व करेगी उसके थ्रू भी। अगर कोई क्लॉट वगैरह बना हुआ है, कोई ब्लॉक हुआ है
ब्लड फ्लो को, तो उसे भी ये ठीक करती है। अच्छा, आईवी नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हम अनस्टेबल एंजाइना में देते हैं। अनस्टेबल एंजाइना भी स्टडीड के इट वाज अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं अनस्टेबल एंजाइना में, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फौरन से इमरजेंसी में आया एंजाइना का पेशेंट, उसे क्या दी, अर्जेंट एंजियोप्लास्टी दी, ठीक है, यानी फौरन से हमने क्या किया, उसकी एंजियोप्लास्टी की। फिर हम उसे प्लेटलेट इनहिबिटर्स देंगे और उसके बाद जो है हम आईवी नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एंड पे देंगे, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन ये सारे इफेक्ट्स भी कर रही है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम करा रही है। Now we will see the toxicity of nitrates that is pretty evident and common sense की बात है कि since it is vasodilating, ठीक है, सर हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, it is vasodilating, तो ऑब्वियसली बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा थ्रू बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। फिर हम कहते हैं कि मेरे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी। ऑब्वियसली हम कहते हैं जब लाइंग डाउन से अप पोजीशन में बंदा जाता है तो फौरन से उसे क्या होती है, हाइपोटेंशन होती है, डिजीनेस वगैरह फील होती है, क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रही है ना, दैट्स वाई। और जब बंदा खड़ा होता है तो वो ग्रेविटी की वजह से ब्लड सारा जो है वो नीचे पूल हो जाता है, क्योंकि क्या हो रही है, वैसोडाइलेशन और वीनोडाइलेशन हो रही है, दैट्स वाई। फिर हम कहते हैं कि मेनिंजियल आर्टरी की भी वैसोडाइलेशन हो रही है, तो उसकी वजह से थ्रॉबिंग हेडेक होगा। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है कि हम कहते हैं फास्ट क्या हो जाती है, टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, लाइक उसका जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। और ये जो हमारे पास टॉलरेंस डेवलप होती है ये बहुत जल्दी डेवलप भी होती है और होती भी रिवर्सिबल है, ठीक है, यानी कि फौरन से ठीक भी हो जाती है। मंडे डिजीज क्या होती है, कहते हैं पास्ट में ऐसा होता था कि जो एक्सप्लोजिव्स की फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते थे उन्हें ना सारा वीक जो है वो नाइट्रेट्स का एक्सपोजर होता था। जब वो सैटरडे और संडे के बाद आते थे ना, मंडे को, लाइक वीकेंड के बाद आते थे मंडे को, तो दोबारा से एक्सपोजर होता था नाइट्रेट्स का, ठीक है, न्यू न्यू असर होता था, तो वो सारे इफेक्ट्स होते थे नाइट्रेट्स के, लाइक हेडेक, हाइपोटेंशन, डिजीनेस वगैरह। लेकिन जैसे जैसे आगे वीक गुजरता रहता था, लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वो क्योंकि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, बॉडी एडजस्ट कर जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो वो फिर है जो नॉर्मल होते जाते थे। और फिर जब हमारे पास वीकेंड आता था उसके बाद दोबारा से मंडे को फिर से वही सिम्टम्स होते थे। फिर हम कहते हैं नाइट्राइट्स जो है अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिए जाएं, नाइट्रेट्स नहीं नाइट्राइट्स, तो वो क्या कॉज करते हैं, मिथीमोग्लोबिनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं मिथीमोग्लोबिन में, और दैट इज टॉक्सिक अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो। फिर हम कहते हैं दे कॉज सीवियस टॉक्सिसिटी व्हेन दे आर यूज्ड विद सिल्डेनाफिल। अब सिल्डेनाफिल ये सब कुछ क्या है, दे आर ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी जब हम इन ड्रग्स को और नाइट्रेट्स को इकट्ठा देते हैं तो उसकी वजह से एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। उस साइनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि वेजोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट्स भी वेजोडाइलेशन कराते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले जो सिल्डेनाफिल है ये भी वेजोडाइलेशन कराते हैं, ठीक है। तो दोनों की साइनर्जिस्टिक हो जाती है और बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन डेंजरस हद तक हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है। अब हम कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ड्रग्स का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ग्वानाइलाइल साइक्लोजमिनो जीएमपी को कन्वर्ट कर रहा है सीजीएमपी में, ठीक है। सीजीएमपी क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट है और इरेक्टाइल टिश्यू में भी प्रेजेंट है, ठीक है। फंक्शन तो उन्होंने इरेक्टाइल टिश्यू में जाके परफॉर्म करना है जो जिसकी हमें जरूरत है। कैसे? देखिए, सीजीएमपी को डिग्रेड कर रहा है जीएमपी में फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम, ठीक है, यानी कि इसका जो इफेक्ट है ना रिलैक्सेशन के ऊपर वो कम कर रहा है PDE5, जबकि सिल्डेनाफिल आके इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है ताकि सीजीएमपी की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहे और स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहे। और इरेक्टाइल टिश्यू में जब स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा आएगा इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर, ठीक है, और उस तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो ट्रीट हो सकेगा जब वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा। लेकिन हम कहते हैं एक साइड इफेक्ट हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर भी हो रहा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे भी हमारे पास स्मूथ मसल्स की डायलेशन करा रहा होता है, इस वजह से वेजोडाइलेशन होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि सिल्डेनाफिल जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू के साथ साथ ब्लड वेसल्स में भी वेजोडाइलेशन करा रहा है। तो अगर हम इसे नाइट्रेट्स के साथ देंगे जो कि वेजोडाइलेशन करा रहे हैं तो खतरनाक हद तक वेजोडाइलेशन साइनर्जिस्टिक हो जाएगी और हाइपोटेंशन जो है वो होगी। विल सी के नाइट्राइट्स को साइनाइड पॉइजनिंग के लिए कैसे ट्रीट किया जाता है। अभी हमने टॉक्सिसिटी में पढ़ा था कि नाइट्राइट्स जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिनीमिया कॉज करते हैं विच इज टॉक्सिक। तो हम नाइट्राइट्स को थोड़ी अमाउंट में देकर कैसे साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि साइनाइड पॉइजनिंग हुई, उसकी ब्लड में क्या हुए, साइनाइड आइंस जो है वो ज़्यादा हुए, ठीक है। हमारे पास सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, राइट। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करा रहा होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करा रहा होता है, राइट। वो सारी जो ऑक्सीडेशन वगैरह हो रही होती है, ठीक है, जिससे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चेन एटीपीज बन रहे होते हैं, ठीक है। तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर क्या होता है, एक आयरन एटम होता है। वो आयरन जो है इट रिएक्ट्स विद द साइनाइड आयन, ठीक है, इट हैज़ एफिनिटी फॉर द साइनाइड आयन, यानी साइनाइड आयन जो है वो इस आयरन के साथ बाइंड कर देता है, इसको फंक्शनल जो है उसकी फंक्शनलिटी जो है वो खत्म कर देता है। तो क्या होगी, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होगी, सेल की मेटाबॉलिज्म ही नहीं तो सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है कि हम कहते हैं कि जो मिथीमोग्लोबिन होता है ना, ठीक है, मिथीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, ठीक है। मिथीमोग्लोबिन की साइनाइड आयन के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू आयरन इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। यानी कि जो मिथीमोग्लोबिन का आयरन है
उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो साइनाइड आयन के साथ बाइंड करे एज कम्पेयर टू द आयरन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो मतलब जब मिथीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो साइनाइड क्या प्रेफर करेगा कि वो इसकी बजाय इसके साथ बाइंड कर जाए, ठीक है, और क्या बना ले, सियानोमिथीमोग्लोबिन। तो हमें बॉडी में मिथीमोग्लोबिन चाहिए ताकि वो साइनाइड के साथ बाइंड कर सके इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। हम क्या करते हैं, हम नाइट्राइट्स देते हैं। नाइट्राइट्स क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का जो आयरन होता है ना उसे कन्वर्ट कर देते हैं फेरिक फॉर्म में, ठीक है, फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम कहते हैं मिथीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन को ही कन्वर्ट करना है मिथीमोग्लोबिन में जस्ट बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, और वो कौन करवाता है, नाइट्राइट्स। ठीक है, अब बॉडी में मिथीमोग्लोबिन आ गया। मिथीमोग्लोबिन का जो आयरन है इट हैज मोर एफिनिटी टू बाइंड विद साइनाइड आयन, तो वो क्या करता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है, फॉर्म करता है सियानोमिथीमोग्लोबिन, ठीक है, ताकि अब ये जो है ये स्पेयर हो जाए, सियानोमिथीमोग्लोबिन बन गया। अच्छा, हम नाइट्राइट्स कौन से देते हैं, पहला वाला जो हम देते हैं वो है अमाइल नाइट्राइट, हमने कहा था जो इनहेलेशनल फॉर्म में होता है। फिर हम देते हैं आईवी फॉर्म में सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, ये दोनों नाइट्राइट्स हमने दे दिए, उन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया हीमोग्लोबिन को मिथीमोग्लोबिन में, ठीक है, और फिर ये वाला प्रोसेस जो है इसको इनहेंस किया और सियानोमिथीमोग्लोबिन बना दिया। ये हो गया स्टेप 1 और 2, ठीक है, ये जो हमारे पास नाइट्राइट्स थे इन्होंने किया। थर्ड पे हम क्या करते हैं कि हम देते हैं आईवी फॉर्म में, बट क्या, सोडियम थायोसल्फेट, ओके। अब हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, आईवी फॉर्म में देते हैं, वो सियानोमिथीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है मिथीमोग्लोबिन दोबारा से और थायोसायनेट, ठीक है। थायोसायनेट जो है वो लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू सियानोमिथीमोग्लोबिन, ठीक है, और एक्सक्रीट भी हो जाता है किडनी में इजीली, ठीक है, यानी साइनाइड आयन से बेहतर क्या है, थायोसायनेट, जो कि लेस टॉक्सिक भी है और एक्सक्रीट हो जाता है किडनी में। सो ये था हमारे पास मैकेनिज्म कि हम नाइट्राइट्स को कैसे साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं हमें पता है कि लेकिन अगर मिथीमोग्लोबिन भी ज़्यादा हो जाए तो वो भी टॉक्सिक होता है, तो हम इससे नाइट्राइट्स के अलावा एक और भी होता है हमारे पास, दैट इज़ हाइड्रोक्सो कोबालामिन, ठीक है। जो हमारे पास हाइड्रोक्सो कोबालामिन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विटामिन B12, और ये हमारे पास साइनाइड के साथ फॉर्म करके बनाती है सियानो कोबालामिन विच इज़ नॉन टॉक्सिक एंड बॉडी कैन एक्सक्रीट। तो हाइड्रोक्सो कोबालामिन भी हम यूज़ करते होते हैं फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। सौ के एंजाइना के लिए नाइट्रेट्स यूज हो रहे थे फॉर बोथ वेजोस्पास्टिक और एथेरोस्क्लेरोटिक, और हमने देखा कि वो किस तरह यूज हो रहे थे दोनों के लिए। अब तक तो आपको ये याद होने जाने चाहिए कि ड्रग्स जो है एंजाइना में कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ऑब्वियसली नाइट्राइट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। नाइट्रेट्स वेजोडाइलेशन कराते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेजोडाइलेशन के साथ साथ वर्कलोड कम कराता है, और बीटा ब्लॉकर्स सिर्फ वर्कलोड कम कराता है, ओके। यहाँ तक तो इट्स रियली क्लियर। And that nitrates are used for both vasospastic and atherosclerotic angina. अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस। नाइट्रेट्स जो है वो तो उसमें जो सबलिंगुअल था इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक, और बाकी जो उसकी ट्रांसडर्मल और ओरल फॉर्म्स थी दे वर यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस। उसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स भी जो है वो प्रोफाइलैक्सिस में यूज किए जा सकते हैं, बल्कि जाते हैं। अब प्रोफाइलैक्सिस दोनों की ये कराता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेजोस्पास्टिक की भी और एथेरोस्क्लेरोटिक की भी। वो कैसे, वेजोस्पास्टिक के लिए हम कहते हैं निफाइडिपिन है, इवन वेरापेमिल और डिल्टायाज़ैम भी है, ये तीनों हमारे पास क्या करा रहे हैं, वेजोडाइलेशन, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि कैल्शियम को ये ब्लॉक कर रहे हैं अंदर स्मूथ मसल के अंदर जाने से, और तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो रिलैक्सेशन हो रही है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो रही है, ओके। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि दे ट्रीट वेजोस्पास्टिक एंजाइना बाय वेजोडाइलेशन, ऑल थ्री ऑफ देम। हाउ डू दे ट्रीट एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, हम कहते हैं कि जो वेरापेमिल और डिल्टायाज़ैम है ना वो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को सिर्फ ब्लड वेसल्स में नहीं करते, ठीक है, वो हार्ट के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसके भी कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक करते हैं। ये दोनों जो है ये हार्ट में भी करते हैं अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स, जबकि निफाइडिपिन जो है वो ब्लड वेसल्स में ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू हार्ट, तो उसका इफेक्ट सिर्फ वेजोडाइलेशन होता है। तो इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा कि ऑब्वियसली जब ये कैल्शियम को अंदर नहीं आने दे रहे हार्ट के, तो हार्ट की क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। सो वी से कि वेजोडाइलेशन भी करा रहे हैं और ब्रेडिकार्डिया भी करा रहे हैं, यानी कि वर्कलोड, ब्रेडिकार्डिया क्या मतलब है कि वर्कलोड जो हार्ट का है ना वो कम हो गया, ठीक है, और जब वर्कलोड कम होता है तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है, जिससे एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना जो है वो उसके लिए फायदेमंद होता है। तो वेजोडाइलेशन के थ्रू वेजोस्पास्टिक और ब्रेडिकार्डिया के थ्रू एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना को की प्रोफाइलैक्सिस में हेल्प करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कि जस्ट लाइक अभी हमने कहा कि निफाइडिपिन जो ब्लड वेसल्स में ज़्यादा एक्टिव होता है, वेरापेमिल और डिल्टायाज़ैम जो है वो हार्ट में इक्वली एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स में भी होते हैं और हार्ट में भी जो है एक्टिव होते हैं, दोनों में ये एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जब हार्ट में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं उनकी वजह से हो गया ब्रेडिकार्डिया, लेकिन हमारे पास हार्ट में एवी नोड भी तो होता है ना, ठीक है, एवी नोड में भी जो है एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होंगे। हम कहते हैं ये वेरापेमिल और डिल्टायाज़ैम क्या करते हैं, उसमें भी एवी नोड में भी क्या करते हैं कि एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को बंद करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास इम्पल्स है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, और जो हमारे पास हार्ट रेट है, क्योंकि एवी नोड जो है वो मेजर
ऐसे नोड और एबी नोड किस चीज़ को ज़्यादातर अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। उनमें जो हमारे पास कैल्शियम आता है अंदर, वो बेसिकली रेट डिटरमिन कर रहा होता है। तो ए बी नोड में से अगर हमने कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया तो उसका क्या हो जाएगा, हार्ट रेट जो वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एरिथमियाज में जो है ये हमें हेल्प कर सकता है, ए बी नोड एरिथमियाज स्पेशली। ओके, तो वेरापेमिड और डेल्टायाजैम वेजोडाइलेशन, ब्रेडिकार्डिया और ए बी नोडल एरिथमिया का ये किसका स्पेसिफिक यूजेज है, यूनिक यूजेज है। Okay, next is beta blockers. ठीक है, beta blockers is also used for prophylaxis but only of atherosclerotic angina, क्योंकि ये क्या करता है, beta blockers vasodilation तो नहीं करा रहे, ठीक है, that's why they can't be used, can't be beneficial in vasospastic angina, only in atherosclerotic angina because they're decreasing the workload, they are causing bradycardia. Okay, तो हम क्या कहते हैं, beta blockers क्या कराते हैं, bradycardia कराते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बात रहेगी कि जो हमारे पास अगर हम निफेडिपिन अकेले देंगे ना, तो सिर्फ क्योंकि वो वेजोडाइलेशन करा रहा है, वो हार्ट पे उसका कोई एक्ट नहीं है, तो वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, जैसे कि नाइट्रेट्स में हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम वेरापेमिड डेल्टायाजैम देंगे तो हमारे पास दोनों करा रहे हैं, वेजोडाइलेशन भी और ब्रेडिकार्डिया भी करा रहे हैं, दोनों तरह से जो है ये एंजाइना को हेल्प कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो है हमने कहा कि वो हमारे पास क्योंकि हार्ट रेट को स्लो डाउन कराता है, ब्रेडिकार्डिया कराता है, तो वो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में यूज होता है क्योंकि इट डिक्रीजेज द हार्ट वर्कलोड ऑफ हार्ट। अब हम कहते हैं अक्सर हम नाइट्रेट से कोई भी वेजोडाइलेटर लाइक निफेडिपिन हो गया, ठीक है, नाइट्रेट से निफेडिपिन जो है ये क्या है, वेजोडाइलेटर्स हैं जो सिर्फ वेजोडाइलेशन कराते हैं। हमें पता है कि ये हमारे पास वेजोडाइलेटर्स क्या कराने की कोशिश करेंगे, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को कराने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अक्सर नाइट्रेट्स को कंबाइन कर देते हैं, निफेडिपिन को कंबाइन कर देते हैं बीटा ब्लॉकर्स के साथ, और वो बीटा ब्लॉकर्स क्योंकि डायरेक्ट जाके हार्ट को ब्रेडिकार्डिया करा रहे हैं, तो इट ब्लॉक्स द रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ओके, सो दीज थ्री ड्रग्स, नाइट्रेट्स, calcium channel blockers and beta blockers. Nitrates are used for both vasospastic and atherosclerotic angina. सिर्फ sublingual nitrate जो था that was used for acute attack, others were for prophylaxis. बाकी सारे जो है वो prophylaxis के लिए, लेकिन कभी कभार हम इनको combination में देते हैं to block reflex tachycardia. Calcium channel blockers for prophylaxis of both and beta blockers for prophylaxis of only atherosclerotic angina. ओके, लास्ट इज हमारे पास दो ड्रग्स रहेगी, रेनोलाजीन एंड आवाइब्रेडिन, जो कि रिलेटिवली न्यूअर ड्रग्स हैं, और ये हमारे पास किस तरह यूज होती हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेनोलाजीन, अच्छा नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहता है कि सोडियम हमारे पास कार्डिक सेल्स के अंदर आता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई और हमारे पास क्या होता है, सोडियम जो है वो अंदर आता है, ठीक है। सोडियम जो है वो सेल के अंदर आ गया, इनफ्लक्स हो गया सोडियम का, ठीक है। फिर हम कहते हैं ये जल्दी से खत्म हो जाता है इनफ्लक्स, और फिर क्या होता है कि सोडियम इनसाइड सेल्स इज देन एक्सचेंज्ड विद कैल्शियम, ठीक है। यानी सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया तो फिर सेल क्या करता है, इसे यूज़ करता है फॉर एक्सचेंजिंग कैल्शियम, यानी सोडियम को बाहर फिर भेजकर कैल्शियम को जो है वो अंदर लेकर आता है, और ये सारा काम हो रहा होता है सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है। अब सोडियम को बाहर भेज के कैल्शियम को अंदर ले आता है, ताकि वो फिर कैल्शियम जो है उसकी क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है हार्ट की। ओके, अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट ये कि रेनोलाजीन और आइवाब्रेडिन जो हैं दोनों आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द अदर ड्रग्स। ओके, दे आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ओनली। अच्छा, रेनोलाजीन में क्या होता है कि हम कहते हैं, अच्छा सोचें ये प्रोफाइलैक्सिस में क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। ये डायरेक्टली उस वक्त काम नहीं कर रही, पहले से ही वर्कलोड कम कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो। जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी तो वो यानी कि ऑक्सीजन उसको काफ़ी हो जाएगी हार्ट को, तब तक एंजाइना होगा नहीं जब तक उसका वर्कलोड कम रहेगा। ओके, अच्छा रेनोलाजीन क्या है कि ये इसी सोडियम करंट को जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, उस सोडियम करंट को जो लेट, ठीक है, थोड़ा सा लेट स्टेज पे होता है, उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। और इंट्रासेलुलर सोडियम अगर कम होगा तो इट कांट बी एक्सचेंज फॉर कैल्शियम, ठीक है। तो यानी कि इंट्रासेलुलर सोडियम कम है तो कैल्शियम जो है वो बाहर ही रहेगा, अंदर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। और ये सारा काम सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है। तो अब कैल्शियम अंदर नहीं आ रहा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई है, ठीक है। हार्ट रेट कम नहीं हुआ, क्या कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुआ है। जब हार्ट रेट सिर्फ तब कम होता है जब एवी नोड या ऐसे नोड के अंदर जो है कैल्शियम स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, उनके अंदर कैल्शियम जो है वो कम आ जाए, क्योंकि ये दोनों जो है हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब नॉर्मल मायोकार्डियल सेल्स के अंदर कैल्शियम हम ब्लॉक करेंगे ना चैनल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि फोर्स, जिस फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कम होती है, और कार्डिक फोर्स कम हुई तो मतलब वर्कलोड कम हुआ, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई। नेक्स्ट आइवाब्रेडिन जो है वो क्या करता है, अच्छा वी नो कि नॉर्मली क्या होता है ऐसे नोड के अंदर, वी नो ऐसे नोड क्या कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऐसे नोड के अंदर हम कहते हैं IF चैनल्स होते हैं, दीज आर फनी सोडियम चैनल्स, इनको हम कहते हैं। ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, पेस मेकर करंट बनाते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल्स इन ऐसे नोड फॉर्म पेस मेकर करंट। और नॉर्मल पेस मेकर करंट कैसे होता है, हाइपर पोलराइजेशन के थ्रू होता है, ठीक है। अभी तक हम जब भी किसी सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं वो हमेशा डीपोलराइजेशन के थ्रू चैनल्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है कि हाइपर पोलराइजेशन होती है
ठीक है, और उसकी वजह से क्या खुल जाते हैं, हमारे पास चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो अंदर आता रहता है, स्लो इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है, फिर स्लो और ग्रेजुअल डीपोलराइजेशन होती है। ओके, फिर जैसे ही डीपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है, उसकी वजह से क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और कैल्शियम जो है वो अंदर आता है और एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है, जिसकी वजह से पूरे हार्ट में ये फैल के, तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मैंने बताया कि अगर नॉर्मल हार्ट सेल्स में कैल्शियम अंदर आएगा तो इट विल कंट्रोल द फोर्स और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, लेकिन अगर ऐसे नोड और एवी नोड में कैल्शियम अंदर आएगा, जितनी तेजी से आएगा उतना वो हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो अंदर आता है और वो हार्ट रेट जो है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन हमने क्या किया, सोडियम करंट जो है वो अंदर जो है वो स्लो डाउन कर दिया या इनहिबिट कर दिया। ठीक है, जब सोडियम ही अंदर स्लो डाउन होगा तो डीपोलराइजेशन जो है वो नहीं हो रही। ठीक है, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो कैल्शियम चैनल्स ओपन नहीं होंगे, और कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे नहीं तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, और हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि पेस मेकर करंट को आइवाब्रेडिन स्लो डाउन कर रहा है। और हम कहते हैं ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है, रेनोडाजीन कार्डिक फोर्स को, आइवाब्रेडिन हार्ट रेट को, और हार्ट रेट कम किया, वर्कलोड कम हुआ, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई। और अगेन कि ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो यूज होते हैं, सो नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंड रेनोडाजीन एंड आइवाब्रेडिन। दैट वाज इट टुडे, थैंक यू सो मच।